बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। भाई ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट ने, क्रिकेटर ने ज्वाइन किया है। आज जो हमारे मेहमान हैं ये यूएई की जो नेशनल टीम थी, नेशनल क्रिकेट टीम थी, ये उसका हिस्सा रहे हैं, उसकी तरफ से इन्होंने खेला है और पाकिस्तान में ये भोला के नाम से मशहूर हैं। आपको याद होगा सऊद और जवेरिया साहिबा का जो बहुत ही नामवर सीरियल था, हिना दिलपज़ीर साहिबा भी उसमें थी, ये ज़िंदगी, उसमें एक भोला साहब हुआ करते थे। आज वो भोला भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जिन लोगों ने मैं हूँ शाहिद आफरीदी देखी है वो तो नाम लेने के बाद इस स्क्रीन से बिल्कुल ही हिलने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं नोमान हबीब साहब। वेलकम टू द शो नोमान। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली मुझे ये ज़िंदगी से याद आया कि उसमें तो आप भी हिस्सा थे। आपकी भी जो है बहुत वो चलता रहता था। हाँ, वो हिना जो थी ना उसमें वो इन्होंने एक कैरेक्टर बनाया था, जवेरिया खुद ही लिखती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो हिना जो थी वो एक शायर है उस वक्त बहुत मशहूर, वसी शाह उसका नाम था, तो उसकी बहुत आशिक थी मैं। अच्छा, एक था। हाँ ठीक है। तो नौजवान हम उस शायर के सामने आज हम बैठे हुए। तो वो हिना आती थी तो वो किताब उनके पास होती थी जहाँ, तो बड़ा पॉपुलर था वो। मुर्शद देख लो, शायर ने ना लफ्ज़ा ना चुनाए कैसे अपने उत्ते गल नहीं आन दी उन्होंने। इस वक्त वो बहसी दोस्त में आपसे, तो बहरहाल वो अपना शरारती से उन्होंने कैरेक्टर बनाया था। तो मगर उस ज़माने में उससे पहले भी कभी कभी लाइन तो क्रॉस हो ही जाती है इन्हीं के, मगर ये बड़ा ख्याल करते थे कि आप ऐसा मिजाह पैदा करें जिससे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आए। अब वो देखिए कितना वो हिना के बंदगी के, हिना दिलपज़ीर कितनी लेजेंडरी आर्टिस्ट है, और मेरे ख्याल में सैकड़ों एपिसोड्स थे जिसमें कम से कम भी 30, 40, 50 एपिसोड में वो आती थी दरवाजे में और वो किताब मेरे उनके पास होती थी। उनका पेट जुमला ये था कि मेरे प्यारे वसी। मगर वो एंजॉय करते थे लोग। हाँ, 2-3 बारी घर भी सीरियल चले मुर्शद दे जब इन्होंने ना होता सी टीवी बंद कर देते थे। तो ये बताइए कि कैसे आए आप अदाकारी में? इस फील्ड में जो है बेसिकली वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए भी एक चिंगारी चाहिए होती है। बेसिकली मैं क्रिकेट का शुरू से शौक था। अच्छा। कराची में आपको पता है स्ट्रीट क्रिकेट बहुत चलती थी, हमने भी क्रिकेट शुरू कर दी, खेलते रहे। एक स्टेडियम है असगली शाह स्टेडियम, वहाँ पर मैं जो है ना जून जुलाई की छुट्टियों में जो है प्रैक्टिस के लिए, मतलब वहाँ ट्रेनिंग होती थी उसके लिए जाता था। वहाँ गया तो जैसे ही हमारी जो है प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो हम सब बच्चे उस पर बैठे हुए थे जो है ग्राउंड में। तो हमारे कोच चलते हुए जा रहे थे, वो चलते चलते आगे गए, वो वापस आए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा सर नुमान हबीब। कह रहे हैं कि तुम टीवी में काम क्यों नहीं करते? अब ये वर्ड मतलब किसी ने मुझे कहा ही नहीं, मैंने उनको इतने हसरत भरी निगाहों से देखा, मैंने सर टीवी और मैं। तो वो वहाँ से चले गए, लेकिन सुन के अच्छा लगा टीवी। घर में यही शौक था क्रिकेट और टीवी। हाँ, टीवी उससे बड़ी चीज था भाई। यस, वो आपका जो है नेशनल चैनल ही देखते थे। और आप बाद कहें कि भाई मैं टीवी पे काम करता हूँ, कहता है मेरे अपने 10 चैनल हैं। उसके बाद कहते हैं ना चिंगारी तो लग गई। उसके बाद क्या करना था? अब इत्तेफाक ये था कि मैं नुमान, सॉरी तुम्हारी बात कट रही है, वो सिर्फ अपने 10 नहीं गिनवाता, वो गिनवाता कहता 5 मेरे दादा दादी के भी। वो भी रोज आ रहा। मैं फ्लैट में रहता था पहले, तो मैं जब फ्लैट में अपने जा रहा था तो इत्तेफाक से जैसे मैं एंटर होने लगा तो सामने एक और गेट था दूसरे फ्लैट का, वहाँ पर जो है एक बाजी रहती थी। तो उन्होंने नुमान रुको रुको रुको, मैंने बोला जी। तो उन्होंने कहा ये तस्वीरें देखो, उन्होंने पिक्चर दी, मैंने पिक्चर्स देखी, बड़ी अच्छी पिक्चर्स थी। मैंने उनसे पूछा ये कहाँ से खिंचवाई? तो उन्होंने कहा तारिक रोड में, कराची में तारिक रोड है, वहाँ पर खिंचवाई है। मैंने बोला कितने पैसे की? उन्होंने कहा ये 50 रुपीज़ की एक खिंची है। उस वक्त नेगेटिव से खिंचती थी। मैंने कहा 50 रुपीज़, मेरे पास 150 रुपीज़ 3 पिक्चर्स के ये हो गए और 20 रुपये किराए के हैं बस के। वेरी गुड, 3 पिक्चर्स तो हो ही जाएंगी। उनसे नंबर लिया, उनको कॉल की, उन्होंने कहा हाँ इतने बजे आ जाइए। अब हमने तो स्टूडियो में से पासपोर्ट साइज़ ही पिक्चर खिंचवाई थी हमेशा। अब पहली बार स्टूडियो में पिक्चर खिंच रही है, और वो भी ऐसे लड़के की जो क्रिकेट खेल खेल के काला हुआ है। उन्होंने क्या किया, टेल्कम पाउडर लिया, यूँ टाइप करके पूरे मुंह पर टेल्कम पाउडर लगा दिया। अच्छा, अब हमें फर्स्ट टाइम स्टूडियो में हमने कहा यही होता होगा। गोरा करने के लिए उन्होंने पोली, जिसको हम थर्मापोल कहते हैं, वो लगाई एक साइड, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, 3 जगह लगाई। उन्होंने जैसी लाइट फ्रंट पे रखी, मारी, और हम पटक, पहली पिक्चर आई। अच्छा, उसको नेगेटिव था, वो वाला तो डिजिटल दौर नहीं था, तस्वीर गई तो 50 रुपए गए। आंखें बंद हो गई तो गए। तो एक खींची, मैंने कहा बस। मैं गया, दूसरी शर्ट चेंज किया आया, फिर खिंचवाई, फिर मैंने कहा बस। इस तरह 3 पिक्चर खिंचवा ली। मेरे पास स्कैनर होता था उस वक्त ना, मेरे फादर का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो उससे स्कैन की, और एक वेबसाइट थी उस वक्त बड़ी मशहूर थी, अपना कराची.com के नाम। हाँ। तो उसमें एक
पोर्शन होता था जहाँ पर होता था मॉडल ऑफ द वीक। हाँ हाँ हमने कहा यार क्यों ना ट्राई किया जाए, हमने उसमें अप्लाई किया और अपनी पिक्चर्स लगाई और जो है अप्लाई कर दिया। 2 दिन बाद मॉडल ऑफ द वीक बन गया मैं। हाँ पूरा महीना उन्होंने मुझे मॉडल ऑफ द वीक रखा है। हाँ। उसके बाद जो वहां पर कमेंट्स आने शुरू हुए, मतलब मुझे मजा आना शुरू हो गया, यार इतना अच्छा होता है, टीवी में आने के ये फायदे भी हैं। तो वहां से बेसिकली ये चीज शुरू हुई, फिर हमने ऑडिशन देने शुरू किए, उसके बाद इस फील्ड में आए। वाह। तो बचपन आपका किस जगह गुजरा? मेरा बचपन जो है एक बेसिकली नानी के घर पे गुजरा है। मेरे फादर और मदर जो है दोनों जॉब करते थे। ओके। फादर जो है पोस्ट ऑफिस में होते थे और अम्मी जो थी ना टेलीकम्युनिकेशन जो हमारी वो है एक ही इदारा है, वहाँ पर जाती थी। उनकी सुबह 6 बजे ड्यूटी जाती थी और दोपहर 2 बजे ड्यूटी ऑफ होती थी। ईद के पहले दिन भी वो ड्यूटी पे जाती थी और अब्बू जो है गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो हम जब छोटे थे तो हम अम्मी अब्बू ने क्या किया कि मुझे और मेरी छोटी बहन को, सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, फिर छोटी बहन है, तो हम बड़े भाई को दादी के पास जो है वहाँ पर रहता था और मैं और छोटी बहन ना नाना अब्बू के पास तो रहते थे। सीरियल का सब्जेक्ट है। तो हुआ अच्छा। ये कि हम लोग वहाँ रहते थे। जब हम थोड़े से बड़े हुए, इस काबिल हुए कि मतलब कि समझने लगे, अकेले घर पे रहने लगे, हाँ। तो फिर वालिदैन जो है हमारे घर पे ले आए थे, क्योंकि जॉब भी करनी है, सब चीज़ें लाइफ में करनी है। तो इस तरह जो है मेरा बचपन सारा क्वींस रोड एक एरिया है, वहाँ गुजरा है। और उसके बाद जो है मैं अपने वालिदैन के पास सदर में आ गया था, कराची में। उस वक्त क्या उम्र थी जब इकट्ठे सब रहना शुरू हो गए बाकायदा? वैसे तो लाजमी बात है, रहते मिलते सर थे। मैं उस वक्त 5th क्लास में था। फिफ्थ fifth क्लास से हम तकरीबन साथ 8 से 10 बरस। सर ऐसी बातें पूछी नहीं जाती हैं। अच्छा। नहीं, उम्र हुई जब 5th में थे, 8-10 बरस बच्चा। मैं उस वक्त जी बिल्कुल जो मैं 10 साल का था। 10 साल का? जी, 10 ठीक, साल। ओके। वो मैं जब भी 10 साल हाँ थे, जी, मैं ये हाँ नहीं जी, कह 10 रहा कब थे वो 10 साल। वो अब से 10 साल पहले थे कि 30 साल पहले थे, मैं ये नहीं पूछ रहा। तो बड़ी मुश्किलों से दाढ़ी बढ़ाई है ताकि मैं बड़ा लगना शुरू हो। नहीं ठीक, हाँ थोड़ा सा ये अच्छा, ये अच्छा लगता है। एक जमाने में आदमी बड़ा होना चाहता है, फिर छोटा होना चाहता है। जी। तो ये बताइए कि ये जब अलग अलग इस तरह की कोई सूरत हाल हो, किसी भी मुआशी वजह से, मुआशरती वजह से, सब कुछ ठीक हो घर में, मगर किसी वजह से एक बच्चे को कहीं रहना पड़ता हो, 2 बच्चे को कहीं रहना पड़ता हो, उसके क्या असरात होते हैं बच्चों की शख्सियत? सर बहुत फ़र्क आता है, मैंने जो फील किया। अच्छा, शायद मेरा ये नज़रिया लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं और मेरी बहन जो है ना, हम लोग ना, हमारा बचपन गुजरा है हमारे नाना नानी के पास और खालों के पास। हमारा जो नेचर है ना, वो ज़रा सॉफ्ट है। ओके। बड़े भाई दादी के पास वहाँ पर रहते थे। ठीक है। जो बड़े भाई हैं ना, हमारे दाद ख्याल में गुस्सा बहुत है। अच्छा। जो है ना, एक अंदर गुस्सा है। मेरा वो गुस्सा है 0 और 100, बीच का कोई वो है ही नहीं। मतलब मैं कोशिश करता हूँ ना स्पाइक कर जाता है। हाँ जी, मेरा वो एकदम खून ऐसा एकदम सर पे आता है, दरियाल जाग उठता है। जी हाँ। मैं तो ऐसा हूँ कि मैं अगर ये सर थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाऊँ ना और उठाऊँ ऊपर, तो मैं लाल हुआ होता हूँ। अच्छा। इतना मतलब कि वो ब्लड का फ्लो तेज। और मेरे फादर का भी ऐसे ही था। तो अब तो उनको इंतकाल हो गया, 10 साल हो गए। उससे पहले मेरे दादा भी ऐसे ही थे। मैं मतलब मेरा ऐसे ही रहा है पूरा खानदान। भाई कोई ऐसी बात तो नहीं नौमान साहब को बुरी लगी हो जब ये आए यहाँ? ओके, प्लीज कंटिन्यू। जुमेरात को जो है वो हमें ले जाते थे अपने साथ, घुमाते थे, फिराते थे, डिनर कराते थे। और उसका नेक्स्ट डे जो है, फ्राइडे के दिन जो है, हमें घर पे जो है वापस छोड़ देते थे, क्योंकि स्कूलिंग होती थी हमें। अच्छा, मुझे ये आपने जो बात कही, मैंने आज से इससे पहले ये इस बात पे कभी गौर नहीं किया था, हालांकि कितने साल भी हो गए, कि हमारे नाना नानी ने, खालाओं ने, माँ बाप ने इतना हमें वो प्यार दिया। ये तो पता है ना, वालिदैन बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, उनका तो वो था, क्लियर था। लेकिन वो आके हमें लेके जाते थे, पूरे हफ्ते में वो स्ट्रेस भी निकल जाता था, खुश होते थे कि आज हम घूमने जा रहे हैं। और वो लेकिन हमारी नाना नानी ने, खालाओं ने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हमें ये फील हो कि भाई वहाँ रह रहा है या ये रह रहा है। और उस वक्त जो उम्र थी, वो उम्र इतनी बड़ी नहीं थी कि हम इतनी बड़ी बात सोच सके। जो तीसरा था, बड़े भाई। हाँ। बड़े भाई से मैंने कभी सवाल ये वाला पूछा नहीं, क्योंकि ये आपने वैसे अच्छा सवाल किया, मैं पूछूंगा। तो ये बताइए कि जो पहला ब्रेक आपको मिला, यानी कि जब पहली मरतबा आपने टेलीविज़न के लिए काम किया और एक यानी कि अच्छा रोल किया, क्या उस वक्त आपकी फीलिंग थी, आपकी वालदा की, वालिद की? इससे पहले थोड़ा सा पीछे की चीज़ बता दूं ताकि आपको इस चीज़ को समझ में आए। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने इस फील्ड में आना था, तो मैंने अपने वालिदैन से कहा कि जो है ना, मैं शोबिज़ में आना चाहता हूँ। उस वक्त शोबिज़ का नाम तो नहीं पता था, बस टीवी बोला था, मैं टीवी में मैं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है ना साथ बैठे और मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी ये ख्वाहिश है और हम इस ख्वाहिश को जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं तुम अपने जो है शौक़ को पूरा करो, लेकिन एक बात याद रखना
कि हमारा यकीन कभी ना तोड़ना। तो वो बात मैंने तभी से जो है ना, वो कहते हैं ना, गिठान बांध दी। तो उस बात को मैं लेके चला। यकीन से उनकी क्या मुराद थी? यकीन से मुराद के तुम जो काम करने जा रहे हो उसी पे फोकस करना, क्योंकि छोटी एज थी, बिगड़ ना जाना, गलत लोगों में ना बैठना, मतलब आप बोलो आप काम पे जा रहे हो और कहीं और चले गए, जो बच्चों का वो होता है। ठीक है। अब आए कैसे, फील्ड में कैसे आए, ये तो पता ही नहीं है। अब जो है हमें पता चला कि नेट पे कमर्शियल की कंपनीज होती थी, तो वहाँ जाके ऑडिशन देना शुरू कर दिया। तो एक जगह से ऑफ़र आई थी, वो ऑफ़र ये थी, नेट पे बहन ने देखा कि एक ऐड चल रहा है, तो उसने देखा कि एक सिंगर को जो है ना मॉडल्स चाहिए। तो बहन ने मुझे बताया, नंबर नोट करके। सॉन्ग था फ़ाखर साहब का दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना। रेशम जी उसके अंदर जो एक्ट्रेस थी, तो उसमें जो बहुत सारे पीछे से लोग गुजर रहे हैं ना, उनमें से मैं एक शख्स था। तो मैं कभी कभी उस गाने को रोक के, एक बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बारात जा रही है, उसमें एक दायरा सा बनाता है, एक सांवला सा लड़का जा रहा है, वो मैं था। तो मेरी स्टार्टिंग ये थी। तो मेरे फादर जो है ना, वो बड़ा वो एंजॉय करते थे, तो वो प्यार से कहते थे, देखो तो नुमान का हाथ आया अगले प्रोजेक्ट में, नुमान का पाँव आया। लेकिन बस मेरी बदकिस्मती ये रही है कि जब मैं एक बहुत, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत से किए थे, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा था वो था मेरा ये भोला वाला जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। तो उस वक्त तक मेरे वालिद साहब नहीं थे मेरे साथ। ओहो। तो वो चीज़ मैं दिखाना चाहता था उनको। ओहो, अच्छा। चले, लेकिन अब जहाँ पर भी होंगे वो देखते होंगे जो मैंने आज तक कर लिया है, उस पर बड़ा प्राउड फील करते होंगे। हाँ, तो आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ? उनको इंतकाल हुए 13 साल हो गए। और ये जो ये ज़िंदगी वाला था, ये इसको कितना अर्सा हो गया? इसको हो गए हैं 12 साल। अच्छा, एग्जैक्ट 12 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्हीं के फ़ौरन उनके इंतकाल के बाद वो वाले साहब आपके अर्ली चले गए, क्या उम्र थी उनकी? अच्छा। बस अल्लाह का वो है, किसी को जल्दी बुला लेता है, किसी को उसका अपना टाइम होता है। आपको याद पड़ता है आखिरी बात, आखिरी मुकालमा क्या हुआ आपका? जी मुझे याद है, मेरे फादर जो है हॉस्पिटल में थे, बेड पे थे, और डॉक्टर ने जो है, अच्छा उनका आए दिन तबीयत ख़राब होती थी, क्योंकि उनको शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर भी था, और ऐसी और चीज़ें शुरू हो गई थी। ठीक। तो हम बाहर ही थे, तो मैं उनके साथ ही रात को मैंने स्टे किया था। बस मैं घर के लिए निकला था, उनकी फ़ोन आ गया था, उनकी जो है डॉक्टर जवाब दे दिया उन्होंने। मैं वापस आ गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अच्छा। अब मैं बेड पे गया, तो वो जो है वहाँ पर थे, और वो कुछ बोल नहीं रहे थे, मतलब कि वो अपने उसमें थे ही नहीं। तो मैंने उनके सर पे हाथ रखा और मैंने उनसे कहा था, क्या आप फिक्र ना करें डैडी, मम्मी का ख्याल मैं रखूँगा। क्योंकि वो दुनिया से जा रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा यही था कि बच्चों का, बीवी का ख्याल कौन रखे। बच्चे तो सर हम अब उस वक्त इतने छोटे थे। थैंक यू सर। अच्छा। हम इतने छोटे थे कि अब हमें तो अपना था ही नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा था कि वो बेचारे सोच रहे होंगे, क्योंकि जब इंसान को पता है मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं फील कर रहा था उस वक्त कि इंसान दुनिया से जा रहा है, वो सोचता होगा मेरे पास ये काम भी करना था, वो काम भी करना था। हालांकि वो एज इतनी बड़ी नहीं थी, पर दिल में ऊपर वाले ने दिया। और सबसे ज़्यादा ख्याल आया होगा जो ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर है, जिसने उनके साथ मेहनत की, सुबह 6 बजे जॉब पे जाती थी। दोनों माँ बाप ने कितनी मेहनत की। हमारे फादर मदर दोनों जॉब करते थे। तो मुझे आया कि सबसे ज़्यादा उनका ख्याल आ रहा होगा कि उनका क्या होगा मेरे जाने के बाद। तो इसलिए मैंने ऊपर वाले से ये वादा किया, अपने फादर से वादा किया था, परेशान मत हो, मैं आप जो है आप परेशान मत हो, मैं जो है अपनी माँ का ख्याल रखूँगा। तो बस वो बात की थी। उसके बाद मैं बाहर आ गया, क्योंकि वो हार्ट बीट तो चल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तो थोड़ी देर बाद न्यूज़ आ गई थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये आखिरी वक्त था जो मेरा था, उनके साथ गुजरा था। वो आपको भी उसका हमेशा वो तासुर याद रहता होगा कि बाप से जो बात। बिल्कुल, ये ऐसे रिश्ते हैं जो इंसान चाहकर भी नहीं भुला सकता। ये बताइए, और उस ज़माने में ये ज़िंदगी वाला था, ये शूट कर रहे थे तो ये ज़िंदगी बाद में आया है? उसके बाद आया सर, बाद में ये ज़िंदगी का उसका भी इत्तेफाक है। मैं एक दोस्त की शादी पे जा रहा था, तो उसकी अपार्टमेंट में चढ़ रहा था, जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रहा था मुझे कॉल आई। अब जो है मैंने हेलो, किसी जो है ना लेडीज़ की आवाज़ थी, नुमान बात कर रहे हैं। मैंने जी कौन? मैंने जवेरिया सऊद बात कर रही। अरे कैसी है आप? मतलब जवेरिया सऊद बात कर रही थी यार। तो उन्होंने कहा कि एक एक्टर हैं उमैर लगारी, वो उस वक्त ये ड्रामा कर रहे थे, यही ज़िंदगी है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हारा काम दिखाया। मैंने उनको कहा हुआ था उमर भाई को कि यार कुछ भी, मैंने सीडी बना के दी थी, मेरे काम की छोटी मोटी दे दी थी। तो मेरे फादर का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो सीडियाँ बनाना वगैरह मुझे खुद आता था, कॉपी करना, ये करना। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा काम देखा है, एक हम ड्रामा शुरू करने वाले, ये जिंदगी है, नहीं शुरू हुआ हुआ है, ये जिंदगी है, ड्रामा शुरू हुआ हुआ है, उसको जो है उसमें कैरेक्टर आ रहा है, भोला कैरेक्टर है, जो उसके लिए मैं मिलना चाहती हूँ। एक कैरेक्टर था जो फाद मुस्तफ़ा ने किया था, तो उसमें दिखाया था कि वो एक ब्लास्ट में डेथ हो जाती है, लेकिन आवाम को वो कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उसको वापस लेके आ रहा है, तो उसके लिए ऑडिशन करना। मैंने कहा ठीक है, पहुंच गया। वो तो बढ़ता चला गया ना, फिर ये जिंदगी की तरह चलता चला गया। तो इस तरह मुझे जो है ये उनका साथ काम करने का। मगर ये जो आपका फिर सक्सेस थी और शोहरत थी, आपकी वालदा ने माशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है। मेरी फिल्म जब लगी ये जिंदगी है, तो मैं पहला शो जो प्रीमियर था उसका, इत्तेफाक देखें पहले ये जिंदगी रिलीज हुई थी या मैं हूँ शाहिद अफरीदी? मैं हूँ शाहिद अफरीदी बाद में आई थी। ठीक। ये ड्रामा का एक तो था, लेकिन जब फिल्म जब लगती है, फिल्म मेरे ख्याल से ड्रामे से बड़ा जो मुझे फेम मिला वो मैं हूँ शाहिद अफरीदी की वजह से मिला, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत सुपरस्टार नाम है। इत्तेफाक से भी हाल में मैं उन्हीं की टीम में भी खेल के भी आया हूँ। तो वो जो है शाहिद अफरीदी, तो शाहिद साहब ने आपसे कहा नहीं कि भाई तुम नहीं, मैं हूँ शाहिद अफरीदी? मैंने बोला ना, अच्छा वो बॉलिंग कर रहे थे और मैं कीपिंग कर रहा था, मैं पीछे शुरू हो गया, आफरीदी आफरीदी, कहते चुप हो जा। तो फिल्म के प्रीमियर पे फर्स्ट टाइम लेके गया उनको, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी, मेरे फादर तो उस वक्त हयात नहीं थे, तो मैं चाहता था मेरी मदर वो चीज़ देखे। मेरे लिए भी पहली चीज़ थी कि ज़िंदगी में मैं अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा, पर मैं चाहता था पहला शो मेरी माँ के साथ। ठीक है। जब फर्स्ट टाइम अपने आप को इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखा, हाय हाय हाय, जैसे ही फिल्म खत्म हुई सबसे पहले हमारे डायरेक्टर पीछे बैठे हुए, तो सामा नाम था उसका, उनके पास मैं गया, उनको मैंने हक किया, मैंने शुक्रिया अदा किया। उसामा इनका जो हमारी राइटर थी, क्या नाम है? जी 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 सीमा के बेटे थे ना उसामा? सीमा जी के जो है साहबजादे हैं, उसी उसामा की थी। हाँ जी, वो भी जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है। अच्छा। अब जो है पाकिस्तान से बाहर होते हैं और उसामा बहुत अच्छे शूट करता है, उसकी आंख बहुत अच्छी थी। हाँ जी, हाँ जी। अब वो याद होगा एक ज़माने में बहुत सारे प्लेज जो थे वो डायरेक्ट अलग होते थे, प्रोमो के लिए उसामा को रिक्वेस्ट करते जी, वो फिल्मी स्टाइल में शूट करते हाँ, बहुत अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर वालदा मेरे साथ थी और वो चीज़ जब उन्होंने देखा, वो भी प्राउड उन्होंने महसूस किया। पहला शो और फिल्म का लास्ट शो, वो फिल्म लगी थी पूरा महीना। ओके। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद थी, तो पहली फिल्म इतने अरसे बाद आई थी, तो पूरा महीना हुआ था। लास्ट शो उन्होंने बोला था एट्रियम मॉल के अंदर है, तो मैं वहां बैठा उनके साथ, लास्ट शो में भी उनको लेके गया और लास्ट शो भी उनको दिखाया और खुद भी देखा। मैंने कहा जिंदगी में फिर ये मौका मिले ना मिले कि अपनी जो है तो उनको तो साथ दिखा दूं। नहीं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए जी, और आप अपनी वालदा के साथ, फैमिली के साथ से एंजॉय करें। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड नुमान हबीब साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहब, क्या है प्रोग्राम के इस मरले? जी शाह जी, तो नुमान सर आपके लिए हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, तो पहले चल के वो देखते हैं। ठीक है जी। जी। क्या क्या चीज़ याद दिला दी, तो सारी स्टोरी जिसके अंदर जो है वो है। मैंने जब ड्रामा किया था जैसे कई साल पहले, सबा जी के साथ, सबा कमर मेरी फेवरेट, बंटी आई लव यू के नाम। हाँ। उसमें जो है मेरी हीरोइन होती है। तो खलील साहब का स्क्रिप्ट था शायद। जी, खलीलुर रहमान साहब का। वो जब मैंने किया था उसके कई सालों बाद जो है हमारी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। तो जो है ये तब की पिक्चर थी जो सबा जी के साथ थी। उसके साथ एक पुलिस वाला बना, वो बंटी आप थे, सबा थी? मैं था। आप बंटी थे ना? हाँ। बाकी एक अलग में वो एक तो चेहरा मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा है कि बहुत, मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी बियर्ड रखी, मैंने कभी भी इतनी ज्यादा नहीं रखी थी। वो भी एक कुछ काम कर रहा हूँ ऐसा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हाल में इस साल आपको बड़ी जबरदस्त चीज मेरी नजर आई। वेरी गुड। जो नुमान की एक इमेज है, क्यूट सा लड़का, एक मुझे 3 हीरोइनें साथ मिल रही हैं, रोमांटिक हीरो। मैंने कहा यार कब तक रोमांटिक हीरो यार, मतलब कुछ
वो चाहिए ना मज़ा, कुछ एक्टर को नई चीज़ चाहिए। हाँ तो एक कोशिश की है, एक्सपेरिमेंट किया है, अल्लाह ने चाहा एक बड़े अच्छे चैनल के ऊपर और कमाल डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ और एक बहुत बड़ी हुमायूं सईद की प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो लोग पसंद करेंगे। मेरा नुमान सर से ये सवाल है कि शादी इनकी मोहब्बत की है या अरेंज? अरेंज मैरिज थी मेरी। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। तो मोहब्बत फिर शादी से पहले की है? मोहब्बत शादी के बाद की है। अच्छा। और अरेंज मैरिज इस तरह थी कि एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं इब्रारुल हक साहब, उनका जो है एक मैं शो में गया था रमज़ानुल मुबारक के अंदर, तो अफ्तार ट्रांसमिशन होती ना उसके अंदर, तो मैं वहाँ एज अ गेस्ट गया था। जब वहाँ गया तो एक अबरार होस्ट कर रहे थे उसे? जी उसको अच्छा अच्छा। तो एक इदारा के वो आई हुई थी, ओल्ड होम थे, तो वहाँ पर जो है मैंने अपनी वो एक देखा एक लड़की को, तो बेसिकली उनकी नानी जो इदारा चलाती थी, तो वहाँ से जो है मैंने पसंद किया। फिर घर पे आके अच्छा पहले तो मैंने कंफर्म करना चाहा कि इदारे जाऊँ, फिर वो डोनेशन के बहाने गया, खुद देखा सब चीज़ें, फिर आ गया, फिर अम्मी को बताया, क्योंकि मैंने फील किया कि मेरी माँ ने ना सुबह सुबह जॉब पे जाती थी, इतनी मेहनत की, हमें पढ़ाया लिखाया। 6 बजे आपने बताया ना? जी सुबह 6 बजे जो है वो घर से निकलती थी। तो मैंने एक चीज़ देखी कि अब मैं काम तो कर रहा हूँ, उस वक्त मेरा अच्छा काम चलना शुरू हो गया था। अब क्या है कि अब मैं कभी शहर से बाहर जा रहा हूँ शूट के लिए, शूट पे जा रहा हूँ, सुबह 10 बजे जाता हूँ, रात को 11-12 बजे आता हूँ, तो मेरी माँ पूरे दिन अकेली रहना ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा कि यार शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी और मैं ही घर पे रहते थे, भाई अब अलग रहते थे। अच्छा। बहन की शादी लाहौर में हुई है, तो फिर मैंने कहा कि शादी कर लेनी चाहिए। तो मैं उस वक्त ऑप्शन ढूंढ रहा था जो मुझे सबसे बेस्ट मिला, क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसे हों जो मेरी माँ को अपनी माँ समझे। इस तरह शादी हुई और फिर लव। अल्लाह ताला बहुत आपको खुश रखे जी, आपके घराने को। हमारा सेगमेंट है नुमान, जिसका नाम है कैथारसिस। तो एनी रिग्रेट इन लाइफ? जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर मेरे अच्छे काम, मेरी फिल्म जो आई और बड़ी बड़ी जो चीज़ें मैं अपने वालिद साहब को दिखा सकता, जिससे मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, और मैं अपनी कामयाबी उनसे शेयर कर सकता। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मरून कलर की गाड़ी हो मेरे पास। अच्छा। बड़ी गाड़ी हो, करोला कंपनी जो है ना, उनको बड़ी वो करोला गाड़ी बड़ी पसंद थी। हाँ, उसका जिक्र करते थे। वो कहते थे यार वो मरून कलर की गाड़ी मुझे पसंद है, मैं लूँगा। तो मेरा ये था कि मैं कमा के ना उनको वो गाड़ी लेके दूँ। तो उससे पहले ही वो दुनिया से चले गए, तो मेरी वो उनकी ख्वाहिश थी ना, अगर मैं वो पूरी करता ना, तो वो मुझे बड़ा खुशी होती, दिल से खुशी होती है। मैं अपने कमा के पैसे कि अपने काम से इतने पैसे कमाता हूँ तो गाड़ी लेके देता। नुमान, कभी किस चीज़ पे गिल्ट रहा ज़िंदगी में? सर एक चीज़ है, इंसान अक्सर औकात ना समझी में कुछ कर जाता है जिसका गिल्ट ज़िंदगी भर रहता है। वो है तो ऐसी चीज़ जिसके साथ हुआ था, मुझसे हुआ था, उसने तो कभी सोचा भी नहीं, कहा भी नहीं, रिपीट भी नहीं किया इस बात को, लेकिन मेरे दिल में वो चीज़ रह गई कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोच भी नहीं सकता था ये चीज़ कैसे हो गया। एक दिन ये हुआ कि मैं बहुत थका हुआ था। कभी कभार आप बहुत थके हुए होते हैं ना और सो रहे होते हैं, तो आप जो है ना अपने शायद सेंसेस में नहीं होते। मतलब कोई उठाता भी है तो वो उठते नहीं है, कुछ बोलता है, कान में बात जाती है कि कुछ बोला है, लेकिन वो बंदा कहता सो गया। फिर जब सो के उठता है तो उसके बाद उसको समझ में आता है क्या कनेक्ट करता है कि हाँ। हुआ ये था कि मेरी अम्मी की ना तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी अम्मी जो है ना वो ऐसी खातून रही है ज़िंदगी में कि वो जब बीमार होती है ना वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, वो जाने का बोलती ही नहीं है, वो कहती है नहीं मैंने डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। उस दिन जब मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था, उन्होंने मुझे उठाया और मैं घर में अकेला था उनके साथ कि नुमान मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर के पास जाना। मुझे नहीं समझ में आया, मैं नींद में इतना थका हुआ था, वो क्या वक्त था, मैं सुना और मुझे समझ में नहीं आया और मैं सो गया। और जब मैं उठा नेक्स्ट डे तो मैंने बाद में, उस वक्त तो सुबह सुबह तो याद ही नहीं आई वो बात, अम्मी अल्लाह का शुक्र है सेहत याब थी। अच्छा। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा अरे ये क्या हो गया, घर में मैं अकेला था और वो मेरी माँ, यार माँ इतना बड़ा वो है कि वो शख्स जब मुझे कह रही हैं, वो तो पहले तो जाती ही नहीं है डॉक्टर के पास, अगर वो कह रही हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर के पास जाओ तो कोई बड़ी बात होगी। तो उस दिन से आज तक ये मेरे दिल में ये रहा है और मैंने आज तक शर्म होता ना, अंदर ही एक शर्म होती, तो वहाँ से वो बात के लिए सॉरी भी नहीं कर पा रहा कि मैं शायद कहूँ तो उनको शायद वो बात याद है, वो तकलीफ़ में आ जाए। तो मेरे दिल में ये बात थी, तो मैंने मतलब आज भी मैं अपने को बड़ा गिल्टी फील होता हूँ वो बात याद करके। चंद चीज़ें होती ना ज़िंदगी में हो जाती हैं और आप उसको याद करते हैं तो गिल्टी फील करते हैं, और इतना फील करते हैं कि आप किसी के बोल भी नहीं सकते। अब आपने आज पता नहीं इत्तेफाक से सवाल कर लिया,
तो मैंने शायद इसलिए कह दिया कि ये मेरी माँ देख ले, मैं लाइव तो कह नहीं पाया उनसे कभी, तो ऐसे ही उनको पता चल जाए। सॉरी। बस ये सॉरी, रिश्ते हाँ, पता नहीं कभी कभी इंसान फीलिंग में बह जाता है, पता नहीं चलता कि नहीं, लेकिन आपने बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम बात की, और मेरे ख्याल में आपका अपना भी दिल उससे हल्का हुआ होगा, और लोग भी इससे बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करेंगे। कभी कभी आप जो है ना, आपको पता होता है, आपकी ये अक्सर लोगों से हो जाता है कि आपको पता है आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतियां की हैं, या गलती की है या गलतियां की है, लेकिन आप लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, अंदर से आप बहुत गिल्टी होते हैं। हाँ। तो मेरे साथ भी कुछ यही सिचुएशन थी। शायद ये मैंने कह दिया, अब मेरा दिल ज़िंदगी भर हल्का रहे। मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया इस बात का, लेकिन अंदर से बहुत था दुख, क्योंकि वो बात सिर्फ मेरी माँ और मेरे ही दरमियान थी, तीसरा शख्स ही नहीं था वहाँ पे। और ना माँ ने कभी मुझे उसका तो होता ना ताना दे दिया या कुछ दे दिया, कभी नहीं दिया। सॉरी मम्मी उसके लिए, बल्कि हर चीज़ के लिए जो भी मैंने गलतियाँ की। नहीं, वो तो इतनी जब जो आपकी सेंसिटिविटी है इससे वो खुश होंगी आज जान के ना। माँ तो माफ़ कर देती है। मैं भी जब बाप बना तो मुझे अंदाज़ा हुआ गलतियाँ 100 क्या हज़ारों लाखों गलतियाँ कर दें बच्चे, वालिदैन माफ़ कर देते हैं सर, वालिदैन का दिल ही ऐसा। पता है एक इशू ये भी रहा हमारे उसमें, ये जो हम न कहने की आदत है ना हमारी, ये जो हमने हमेशा इस गैप को ख़त्म नहीं होने दिया अपनी सोसाइटी से, इन रिश्तों के दरमियान। ये सर हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी? एक बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं मतलब जब इस फील्ड में आया, काम वाम शुरू कर दिया, ड्रामे भी कर लिए। मैं एक शूट पे था ड्रामे की, इत्तेफाक ये था कि वो उसमें मैं लड़का भी बनना था और लड़की भी बनना था। तो वो शुरू के 2 दिन मैंने लड़का बनना था, और अगले 3 दिन जो है ना मुझे लड़की बनना था। ठीक है। तो मुझे उसके इनाम के तौर पर वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था, मुझे 2 कैरेक्टर प्ले करने थे। मुझे अचानक एक मैसेज आता है और लिखा हुआ होता है उस पर, हाय दिस इज़ हुमायूं सईद, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें एज ए हीरो काम करोगे। अब आप समझिएगा, मैं हूँ हुमायूं सईद और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, और उसमें एज ए हीरो फिल्म का हीरो काम करोगे। पहले तो मैंने पढ़ा हुमायूं सईद, मुझे मैसेज करेंगे, फिर हीरो देगा वो भी फिल्म का, मतलब ड्रामे की हद तक होता तो मैं मान भी लेता। और हम सबका दोस्त हुमायूं, और अपने होते हुए दे देगा। मतलब वो हमारे हीरो है, स्टार है, मतलब हुमायूं सईद के होते हुए मैं हीरो, कहाँ से लगूंगा मैं हीरो। और मैंने शुरू से देखा है फिल्म के अंदर लंबे लंबे हीरो, चौड़ी चौड़ी हीरोइनें उठा भी सके, और मैं नाजुक सा बच्चा। पहले तो मैंने कहा ये झूठ है भाई, ये तो मतलब एक ना हुमायूं से मुझे मैसेज करेंगे, और दूसरी चीज़ एज अ हीरो। हुमायूं से उससे पहले आपकी मुलाकात नहीं? हुमायूं भाई से मुलाकात थी, नंबर नहीं था मेरा। ठीक। अब बैठा हूँ, सीन कर रहा हूँ, अब दिल में तो आया यार क्यों सच भी हो सकता है, नुमान क्या कर रहा है, चलो पूछता हूँ। मेरे डायरेक्टर थे वहाँ अहमद कामरान, मैं उनके पास गया, मैंने बोला भाई हुमायूं भाई का नंबर है? अहमद बड़े सीरियल गेम है। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उसके अंदर जो है चेक किया, सेम नंबर। पहला तो वही वाकई हुमायूं भाई का मैसेज आया मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि हुमायूं सईद का मैसेज आया, फिर एज अ हीरो ले रहे हैं मुझे। मैंने बोला, मैसेज किया, हुमायूं भाई नेकी और पूछ कह रहे एक काम करो, तुम जो है कल जो है ना मुझे मिलने आ जाओ। मैंने कहा हुमायूं भाई मैं शूट पे हूँ, लंच टाइम पे मैं इनसे थोड़ा सा टाइम ले लूँगा, लंच टाइम पे आ जाऊँगा। उन्होंने बोला ओके। अब लड़का बना हुआ हूँ, तीसरे दिन मुझे लड़की बनना है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं जो है जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, मैंने हुमायूं भाई को मैसेज किया, हुमायूं भाई अब कॉल करने की हिम्मत ही नहीं, हुमायूं सईद को मैं डायरेक्ट कैसे कॉल कर लूँगा भाई। मैसेज किया, हुमायूं भाई मेरा बस लंच ब्रेक हो गया, आप बताइए मैं आपके पास मिलने आ जाता हूँ। उन्होंने बोला यार प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक चैनल पे जाना पड़ रहा है, तो मैं काम करो कल आ जाओ। मैंने हुमायूं भाई को मैसेज किया, हुमायूं भाई मैं जो करैक्टर कर रहा हूँ उसमें कल मुझे लड़की बनना है, तो लड़की का मेकअप गेटअप वो उतारूँगा, फिर आऊँगा, फिर आके करूँगा, तो शूट वालों का नुकसान हो जाएगा काफ़ी देर का। और वो भी एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो समझते थे। उन्होंने कहा काम करो तुम आ जाओ। उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी, मैं पहुँच गया, उन्होंने अपने घर पर बुलाया, बैठा हुआ, तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि कैसे हो नुमान, मैंने कहा ठीक हूँ। उन्होंने बताया कि ये मैं फ़िल्म करने लगा हूँ। हुमायूं भाई के साथ ना मैं क्रिकेट बहुत अरसे से खेल रहा था, क्योंकि मैं शोबिज़ की क्रिकेट टीम में भी खेलता रहा हूँ।
तो हुमायूं भाई ने मेरा क्रिकेट देखा हुआ था, उससे पहले एक नचले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक्टर्स मॉडल्स के दरमियान में डांसिंग कंपटीशन हुआ था। मैं उसका विनर भी था और उसके हुमायूं सईद जज थे। तो उन्होंने मेरा डांस भी देखा हुआ था, एक्टिंग उन्होंने देखी थी कि नया लड़का आया हुआ है। तो उन्होंने बताया मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ और जो है वो है मैं हूँ शाहिद आफरीदी के ऊपर, और उसमें मेन लीड जो शाहिद आफरीदी बनना चाहता है वो तुम्हें लेना चाहता हूँ। मैं मतलब मेरे लिए तो एजाज़ की बात है कि फ़िल्म और हीरो और स्टार बोल रहा है पाकिस्तान का इतना बड़ा। मैंने कहा हुमायूं मैं बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने बोला बस एक काम करना, जो है ना मैं 2-3 दिन बाद तुम्हें बुलाऊँगा डायरेक्टर से मिलवाने के लिए, उनके साथ बैठ जाना। तो वो दिन जो मेरे लिए था, वो जो खुशी थी, मतलब वो ऐसी थी कि यार मैं ड्रामे की हद तक, तो मैंने ज़िंदगी में एक एम होता है ना पीक आपका, मैंने सोचा ड्रामे कर लूँगा एज अ हीरो, मेरे लिए पीक ख़त्म भाई, इससे आगे क्या होगा। फिल्म का तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा। तो जिस दिन मुझे फिल्म मिली और एज अ हीरो, डायरेक्ट ही हीरो और स्टार दे रहा पाकिस्तान का, तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान हबीब साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे मेमोरेबल लम्हा आपकी ज़िंदगी? देखिए भाई, हमने तो शुरू से देखा था कि स्टारडम क्या होता है, फिल्म के स्टार होते हैं और चीज़ें होती हैं। जब मेरा पहला ड्रामा हिट हुआ ये ज़िंदगी है, जिसके अंदर मुझे बड़ी इज़्ज़त मिलने लगी अल्लाह के हुक्म से, तो मुझे एक कॉलेज के अंदर जो है ना एज अ गेस्ट जो है बुलाया गया, और वो कॉलेज था सिर्फ लड़कियों का, गर्ल्स कॉलेज में मुझे गेस्ट बुलाया गया। हम अच्छा वो ये था कि एक प्रोड्यूसर हमारे दोस्त थे, उनकी वाइफ जो है वहाँ पर होती थी, तो उन्होंने स्पेशली कहा था, अब वो भाभी थी तो उनके, हमने कहा बिल्कुल चला जाऊँगा। तो अब हम वहाँ चले गए। तो वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि लड़कियाँ ऐसी टूट रही थी कि जो वहाँ की टीचर्स थी उन्होंने वो पूरा दायरा हाथ बना के मुझे बचा के वहाँ से निकाल रही थी। अच्छा लग रहा है कि यार लड़कियाँ आप पे जो है इतना वो हो रही है। आपने सुना था वहीद मुराद साहब के पीछे लड़कियाँ इतनी जो है वो पसंद करती थी उन्हें कि पागल हो जाती थी और ये हो जाती थी। और वो वक्त मैं फील कर रहा था यार, मैं अपने आप को जो है पाकिस्तान का वहीद मुराद समझ रहा था। यार कितने चाहने वाली है। तो अच्छा दिन थे। तो सबसे बिटर मोमेंट, सबसे तल्ख तरीन याद नुमान हबीब साहब की जिंदगी? सर वो एक ऐसी याद है कि अगर मैं उसको दिल पे ले लेता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में वो अचीवमेंट नहीं देख पाता जो मैंने देखी है। ओहो, अच्छा। ऐसी चीज़ है वो। एक बड़ा चैनल था है, मैं शुरू में ऑडिशन देने जाता था ना हर जगह, तो इत्तेफाक से उस चैनल पे गया हुआ था और मैंने जाके जो है ना एक डायरेक्टर से मिलने गया था। तो मैंने जो है उसको अपना काम दिखाया, उसने देखा और उसने कहा कि क्या कर रहे हो इस फील्ड में, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम एक्टिंग शैक्टिंग तो आती नहीं है, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो, निकल जाओ इस फील्ड से, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। अब मैं अभी इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहा हूँ, नया लड़का, कोई एक्सपीरियंस नहीं। बड़ा मैं डिसहार्ट हो गया उनकी बातें सुन के। मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ओके सर ठीक है, घर आ गया। चंद दिन तक तो मैं वही बातें मेरे जो है ना जहन में घूमती रही। मैंने कहा यार उसने डिस्टर्ब किया उस बात पे। बेसिकली आप एक पौधा लगने से पहले ही जो इसको मोड़ दिया, तोड़ दिया। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि यार वो एक्सपीरियंस, मेरे दिल में सवालात उठे कि यार वो एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है, इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं, उसने ये बात बोली है, कुछ तो बात होगी। लेकिन फिर मेरा अंदर समझ पा रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस उससे बिल्कुल ही तोड़ शेक हो गया, जो थोड़ा बहुत था वो भी तोड़ दिया। तो फिर मेरे दिल अंदर ज़मीर ने कहा कि यार नुमान, अगर तुम आज हार मान गए तो यार जिंदगी में कैसे आगे बढ़ पाओगे। जिंदगी में तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कोई मसला ही नहीं है, तो तुम्हारा शौक है जो तुम पूरा करना चाह रहे हो, आगे तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अगर तुम आज हार गए तो ज़िंदगी भर हार जाओगे, तुम्हें लड़ना पड़ेगा और तुमने ज़बान से जवाब नहीं देना, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। उस बात को मैंने एक अपने ना दिमाग के ब्रैकेट के अंदर रख के अपने काम पे लग गया। अच्छा, एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे कराची के अंदर, जी। सिर्फ एक नैपा है जो कि थिएटर की एक्टिंग सिखाता है। एक्टिंग का भी फ़ायदा, थिएटर की एक्टिंग अलग है, ड्रामे की अलग है, टीवीसी की और फिल्म की अलग अलग एक्टिंग है। अब हमें कोई इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर होती है, तो सीखे तो कहाँ से सीखे। मेरा ये होता था कि मैं अपने सीनियर्स जितने एक्टर्स होते थे उनके साथ बैठता था, स्क्रिप्ट लेके जाता था, उनसे लाइनें पूछता था, वो डिलीवरी देते थे, उसको मैं समझता था, बोलता था यूं क्यों दी, वो बताते थे, फिर मैं उसको अप्लाई करता था। मैं अपने मेहनत करता गया। अल्लाह का करम, ऊपर मेरे वालिदैन की दुआएं, ऊपर वाले का करम था कि एक वक्त ऐसा आया जो चंद अरसे पहले की बात है, उसी डायरेक्टर की मुझे कॉल आई, अभी कुछ अर्सा पहले। जी ठीक है।
मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कह रहे मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी जी मैं आपको जानता हूँ, कैसे हैं आप? कह रहे मैं बढ़िया ज़बरदस्त। उन्होंने कहा मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई है और मैंने स्टडी किया कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद तुम हो जो ये कैरेक्टर कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को देखा, दिल में शुक्र अदा किया कि ये वही शख्स है। जब मैं नया इस फील्ड में आ रहा था उसने क्लियर बोल दिया था क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो और मैं क्यों कितना कर अच्छा लगा ही नहीं आपको ये अचीव करने में? और ये मुझे जो है 16 साल लगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। 16 साल। मानता हूँ उस वक्त मैं बिल्कुल ही कोरा कागज़ था, मुझे वाकई कुछ नहीं आता था। इसमें हाँ, कोई मगर शक आप नहीं। नरमी से भी किसी को ये बात समझा जी सकते हैं सर, ना। अगर वो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते कि बेटा अभी तुम वीक हो, क्योंकि आपको कुछ करना चाहिए अपने आप को। वो जो है अगर हीरा भी कान से निकलता है तो उसको जो है आप शेप में लाओगे तो फिर मार्केट वैल्यू बनेगी। कुछ भी ऐसी अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से अल्फाज अदा करके मुझे मोटिवेट कर देते ना, तो शायद मैं जो है ना, अगर वो, अच्छा मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वो ये कर देते तो आज मैं शायद यहाँ ना बैठा होता। वो मुझे याद आ गया, डायरेक्ट तो नहीं मगर कहीं कहीं आप लुत्फ लेंगे इस शेर का कि हाँ मैं पागल भी हूँ बेकार भी आवारा भी, हाँ मैं पागल भी हूँ बेकार भी हूँ, आवारा आवारा भी, भी। तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकते। वाह वाह। बेसिकली आप किसी पे तनकीद भी अगर करना चाहें तो इस नीयत से करनी चाहिए, इस सोच के बाद कि यार ये बेहतरी के लिए अगर हो सके तो। बिल्कुल सर। नुमानी बताइए किस चीज़ का खौफ रहता है आपको अब? बिल्कुल रहता है खौफ, तो एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर साथ किस में चीज़ का होती है। खौफ रहता है? एक तो लाइफ में जब अल्लाह पाक इतनी चीज़ें अचीव करवा देता है और बहुत अल्लाह का करम है वक्त से पहले ही अचीव हो गई थी, उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। अब वो संभालना, उसके अंदर हमसे गलतियां भी होती हैं, इंसान है, कहीं ना कहीं तो गलती तो इंसान खौफ क्या रहता है इस सब के छिन जाने का? छिन जाने का एक तो है कि अगर एक चीज़ ये है कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, कहीं जाते हैं लोग पहचानते हैं, लेकिन फिर मैं देखता हूँ जो हम और बहुत सारे लोग हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, दुनिया भर में ऐसे एक्टर हैं जिनको एक वक्त में आके कोई पहचानता भी नहीं है, क्योंकि नई जनरेशन आ जाती है। तो वो वक्त आने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो हमारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आज भी हमारे जेंजीज में भी हिट है, जैसे फैसल कुरैशी हो गए, हुमायूं सईदिया और वो हैं अदनान सिद्दीकी है, ऐसी इस ट्रैक पे काम करना चाहिए ताकि ये जो डर है ये पहले वक्त से पहले ना आए। तो शोहरत की कमी का खौफ रहता है? सर शोहरत की कमी का नहीं है, पर वो प्यार की कमी का है। ओके, ये बताइए कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप जिंदगी में डिलीट करना चाहोगे अपने इस पूरी जर्नी में से? सर मेरे अगर बस में हो काश, तो मैं जो है ना ये अपने पिछले 15 साल डिलीट कर देना चाहता हूँ, जो मेरे कामयाबी भी जिसमें शामिल है। उसकी वजह यह है कि मैं वापसी 15 साल पीछे जाके वो चीज़ों पे काम करूं, दोबारा अपने ऊपर काम करूं, जो मेरी गलतियां थी वो सुधारूं, अपने वालिदैन को और टाइम दूं, अपने वालिद को टाइम दे पाऊं और उनकी वो ख्वाहिशात जो थी वो पूरी कर पाऊं। जैसे जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मरून कलर की उनको करोला गाड़ी लेनी थी। और जब मेरे वालिद साहब और वालदा ने ना हमें बिल्कुल परफेक्ट बनाया। परफेक्ट क्या होता है सर कि वक्त पे एजुकेशन सब मास्टर्स हैं, हम भाई बहन जितने भी हैं मास्टर्स हैं। आपने किस चीज़ में मास्टर्स? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जी। तो एजुकेशन वाइज एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, शॉर्ट हैंड कोर्स होता था एक दौर के अंदर, इंग्लिश क्लासेस, ये कंप्यूटर की मेरे पास तो बेस तहाशा सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने पढ़ाया भी है। मेरे फादर की कंपोजिंग शॉप थी तो कंपोजिंग का एक्सपर्ट था मैं, बिल बोर्ड्स बनाना वगैरह आज से मैं बहुत सालों पहले करता था, मेरे लिए ये कुछ बनाना मसला ही नहीं है। उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट खुला तो मैं पढ़ाता था वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने कहा नुमान ज़िंदगी में एक और चीज़ सीखो, एक बैंक की जॉब आई है वहाँ जाके जॉब कर लो। मैंने कहा डैडी ज़रूरत क्या है यार, अच्छा खासा चल रहा है। उन्होंने कहा नुमान किसी के अंडर काम करके देखो ताकि तुम्हें हमारे स्टाफ में जो काम कर रहा है उनके दर्द का, प्रॉब्लम का पता चले, ये क्यों लेट आते हैं, ये जो बातें करते हैं इसके पीछे क्या डेप्थ है। और वाइट कॉलर जॉब है, ईसी कॉलर होगा, आप वाइट शर्ट पहन के जाओगे तो आप साफ सुथरे होकर बैठोगे, पर्सनैलिटी में भी ग्रूम आएगा। फिर मुझे उन्होंने बैंक में जॉब करवाई और जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले हमारे जो इस्लामी तौर पे वो हिस्से होते हैं ना जायदाद से, वो तक प्रॉपर करके गया। मतलब मैं अगर लोगों को शिकवा होता है कुछ, मैं तो सोचता भी हूँ तो मैं कहता हूँ यार हमारे अल्लाह पाक ने वालिदैन भी इतने परफेक्ट बनाए थे, मतलब या अल्लाह का तेरा शुक्र है। तो मुझे इसलिए जो है ना लाइफ से ये जो साल निकाल के
उनकी खिदमत करने का, जिन्होंने हमारे लिए इतनी, वो उस वक्त समझ में नहीं आया था, वो एज ऐसी थी, वो जो है बच्चे समझते नहीं ना वालिदैन कितना कुछ कर रहे हैं, और वो बोलते भी नहीं थे। आपको लगता है ज़्यादा वक्त आप उस तरह से नहीं गुजार मैं सकते? वक्त उनके साथ गुजारना चाहता हूँ, उनका सीधा हाथ वैसे भी था, लेकिन और ज़्यादा दिल से उनके साथ जो है मेहनत करता, उनको जो है और आराम करने देता, और वो लाइफ एंजॉय करते, उनकी और ख्वाहिशात पूरी करते। बहुत बहुत शुक्रिया नोमान, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। सर यूर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऐसी शख्सियत है जिनके सामने मैं बैठा हूँ और मुझे बोलते हुए बड़ा वो अपने अल्फाज को सोच के बोलना पड़ता है। नहीं, बहुत अच्छी आप एक गुफ्तगू कमाल की आपने। शायर हैं, एक कमाल इंसान है, एक इतने अल्फाज खूबसूरत लगते हैं आपके मुंह से। नहीं, हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, और जितनी आपने आखिर में तारीफ़ की है, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही जवान रखे तवील उम्र के साथ। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।